वेलकम बैक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन नीट बायोलॉजी में क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जिस सेक्शन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे दैट वुड बी 6.1.0 विच इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो इस चैप्टर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक अनयूजुअल तरीके से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा एक स्टोरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। रियल लाइफ इंसिडेंट को मैं एक्चुअली आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बात 1984 की है और इंग्लैंड में एक लड़का जिसका नाम था एंड्रयूज, वो अपनी मदर और 3 भाई बहनों के साथ में रहता था। ये जो फैमिली है ये ओरिजिनली अफ्रीका में घाना को बिलोंग करती थी। एक बार जब ये लड़का फैमिली विजिट पर घाना गया, जब वापस आ रहा था तो इसे एयरपोर्ट से इंग्लैंड में एंटर नहीं करने दिया। वहां पर जो एयरपोर्ट पर अधिकारी थे उन्हें लगा कि इसका जो पासपोर्ट है वो फोर्ज्ड है, उसमें कुछ गड़बड़ है और ये वो आदमी नहीं है जिसका ये पासपोर्ट है, इसलिए ही वॉज डिनाइड एंट्री इनटू द यूनाइटेड किंगडम। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस बच्चे के फादर के बारे में कोई, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो आप जानते हैं कि एक रिलेशनशिप पता करने का तरीका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, उससे ये तो पता लग रहा था कि ये जो है इस पर्टिकुलर मदर के साथ में रिलेटेड है, पर वाकई में उनका ही सन है कि नहीं है ये चीज़ पक्के तौर पे पता नहीं चल रही थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि फादर के वेयर अबाउट्स के बारे में कोई अता पता नहीं था। इस टाइम पर अथॉरिटीज ने एलेक जेफरीज से बात करी। सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के बारे में, इनका नाम एलेक जेफरीज, और ये अपनी लेबोरेटरी में इस टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। और यहां पर इन्होंने इस टेक्निक का सबसे पहले इस्तेमाल किया किसी एक पजल को सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डीएनए सैंपल लिया। तो चलिए पहले एक और बात समझ लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी एक इंडिविजुअल डीएनए का प्रोफाइल बनाया जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह की उसके फीचर्स हैं, उसका एक प्रोफाइल बनाया जाता है। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जैसे एग्जांपल्स को छोड़ दीजिए, किन्हीं भी 2 लोगों का डीएनए का जो प्रोफाइल है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि करीब 3 मिलियन बेसिस में हमारा जो डीएनए है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है, लेकिन दिस इज ओनली 0.01%। लेकिन ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। हम देखेंगे कि किस तरह से ये यूनिक डीएनए प्रोफाइल बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिकल नहीं होगा। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से आप पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सकते हैं। किसी इंडिविजुअल को आप कंफर्म तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस, ये डीएनए प्रोफाइल से हमें ये पता लग रहा है कि ये आदमी ये ही है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वी क्रिएट अ डीएनए प्रोफाइल एंड मेक अ पॉजिटिव आइडेंटिटी। बहुत सिंपल शब्दों में हमने ये समझा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया क्या जाता है। अब देखिए, तो एलेक जेफरीज ने इस लड़के का, एंड्रयूज का डीएनए लिया और उसका प्रोफाइल, उसमें जो कुछ मार्कर्स उन्होंने सेलेक्ट किए, तो हम इन मार्कर्स के बारे में आगे लेक्चर में बात करेंगे। उन्होंने कुछ मार्कर्स सेलेक्ट किए और उन मार्कर्स के बेसिस पर इसका एक डीएनए प्रोफाइल क्रिएट किया। हम सब जानते हैं, जेनेटिक्स हमने इतनी पढ़ी है कि किसी भी बच्चे में जो आधा डीएनए है वो फादर से इनहेरिट होगा, आधा डीएनए जो है वो मदर से इनहेरिट होगा। तो जो मार्कर्स हैं वो भी सारे के सारे या तो मदर में या फादर में होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके करीब आधा जो मार्कर्स थे वो इसकी मदर के डीएनए प्रोफाइल से मिल गए, विच वॉज वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड। लेकिन अभी भी फादर के वेयर अबाउट्स का पता नहीं था। तो फादर के वेयर अबाउट्स का पता करने के लिए एलेक जेफरीज ने एक बड़ा बढ़िया तरीका इस्तेमाल किया। वो जो 3 भाई बहन मैंने आपको बताए, एंड्रयूज के और थे, उनके डीएनए प्रोफाइल की मदद से उन्होंने क्रिएट किया इनके फादर का डीएनए प्रोफाइल। और फिर ये देखा कि एंड्रयूज के जो सारे मार्कर हैं वो उस प्रोफाइल और मदर के प्रोफाइल से मिल गए हैं और यहां पर एक पॉजिटिव आइडेंटिटी प्रूव
प्रूव की गई और बच्चा जो है वो अपनी फैमिली के साथ में फिर रह पाया। जस्ट इमेजिन द इंपैक्ट दैट दिस थिंग कैन एक्चुअली क्रिएट। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। एलेक्स जेफरीज की बात हो रही है। ये एलेक्स जेफरीज जो है ये पायनियर हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इन्होंने इस्तेमाल किया पॉजिटिव आइडेंटिटी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पहली बार, और इन्होंने पुलिस की कुछ केसेस में मदद की। इंग्लैंड में ही एक सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर, डबल सेक्सुअल असॉल्ट और डबल मर्डर का एक केस था। उसमें पता यह चला कि जो सीमन से जब एनालिसिस किया तो यह पता चला कि एक पर्टिकुलर ब्लड टाइप का ये इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो ब्लड टाइप है वो उस जगह की पॉपुलेशन में करीब 10% मेल्स में था। जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग थे, इसीलिए पुलिस को कोई हेडवे नहीं मिल रहा था। वो किसी भी जने को पकड़ नहीं पा रही थी इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, क्योंकि ये 10% नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन एक कोई मेंटली चैलेंज्ड पर्सन था, और वो जो मेंटली चैलेंज्ड पर्सन था उसको किसी तरह से बॉडीज के बारे में पता था कि वो कहां पड़ी हैं। उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड ही वाज रॉन्गफुली कन्विक्टेड फॉर द क्राइम। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया, लोग कन्विंस नहीं थे। एलेक्स जेफरीज की मदद मांगी गई और उन्होंने वो जो 10% पॉपुलेशन है उन सब का डीएनए प्रोफाइल चेक करना शुरू किया। सीन ऑफ क्राइम से जो डीएनए मिला था उसको मिलाने का काम शुरू किया। पूरे 10% उस एरिया में जो लोग रहते थे सबका डीएनए सैंपल उन्होंने मांगना शुरू किया। उनमें से एक आदमी था, इसका नाम था कॉलिन पिचक्रॉफ्ट, और उसने क्या किया कि उसने अपनी जगह सैंपल देने के लिए अपने साथ में काम करने वाले आदमी को भेजा, क्योंकि उसको पता था कि इस टेक्निक से मैं पकड़ा जाऊंगा। ये रियल आदमी था जिसने ये क्राइम किया था। उसने तो ये क्या किया, उसने अपने एक साथी को कहा कि आप मेरी जगह सैंपल दे के आइए, और शाम को एक बार के अंदर वो आदमी कहीं पे ब्रैग कर रहा था कि उसका सैंपल मैं दे के आया हूं। किसी ने ओवरहियर किया, ये बात पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने उसे एनफोर्स किया लॉ के थ्रू कि वो अपना डीएनए सैंपल दे, और वो डीएनए सैंपल परफेक्ट मैच हो गया क्राइम से। और इस तरह से ना केवल गुनहगार को सजा मिली, बल्कि वो जो बेगुनाह आदमी था जो बिना बात के बहुत लंबी सजा काटता, उसको भी छोड़ा गया इस क्राइम में। मुझे उम्मीद है कि इन दो इंसिडेंट से आपको यह समझ में आया होगा कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है जो हमारे हाथ में है, और इसका क्या जबरदस्त आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। फोरेंसिक में कम से कम पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा भी हमने देखा। क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई मास डिजास्टर है, कोई से फॉर एग्जांपल एयरलाइनर क्रैश हो गया है, बॉडीज की पहचान नहीं हो पा रही है, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो बहुत सारी जगह है जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए, एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियरली कह रही है कि जो हमारे पास जो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, उसमें करीब 3 मिलियन बेस पेयर्स में हम एक दूसरे से अलग हैं। अब देखिए, इन 3 मिलियन बेस पेयर्स जिसमें हम अलग हैं, इसके हिसाब से, इन 3 मिलियन बेस पेयर्स के हिसाब से वाकई में एक डीएनए का एक बिल्कुल डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल किसी इंडिविजुअल का बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी सिंपल बात यह है कि अगर 3 मिलियन बेस पेयर को हम हर क्राइम के अंदर हम पूरा का पूरा एनालाइज करना शुरू कर दें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत ज्यादा चीजें डिले हो जाएंगी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक जगह जहां पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं वहां पर ये पूरा का पूरा 3 मिलियन बेस पेयर्स का आप एक सीक्वेंसिंग करें और सबको मिलाने की कोशिश करें। इसीलिए कोई एक ऐसा तरीका ढूंढा गया कि जल्दी से कुछ मार्कर्स का अगर आप प्रोफाइल बना लें, अगर आप कुछ मार्कर्स को कैरेक्टराइज कर सकें, जो कि 3 मिलियन से बहुत कम नंबर होगा, और जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि पॉजिटिव आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये चीज को बहुत तेजी से स्पीड अप कर देगा। और यहां पर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या प्रोफाइलिंग में आप कुछ मार्कर्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस डीएनए
डीएनए का क्या बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, और उसे मैच करके आप एस्टेब्लिश करते हैं एक पॉजिटिव आइडेंटिटी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक ही मार्कर किसी आदमी को यूनिक नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मार्कर्स इंक्रीज करते चले जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी कि ये आदमी वही है, इसकी संभावना बढ़ती चली जाएगी। और हम देखेंगे कि केवल कुछ मार्कर्स को अगर आपने मिला लिया तो पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक ब्रॉड आउटलाइन पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं ये जो मार्कर्स की मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जिसके ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, सो हमने ये कहा कि बहुत कम डीएनए कोड करता है प्रोटीन्स के लिए। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि लेस देन 2% ऑफ द जीनोमिक डीएनए एक्चुअली कोड्स फॉर द प्रोटीन। इसका मतलब मोर देन 95%, मोर देन 96, 97, इवन 98% जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। ये नॉन कोडिंग है। इसको किसी टाइम जंक डीएनए कहा जाता था। सो हमने ये कहा, एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको हमने कहा जंक डीएनए। यहां पर मैं जो ये जंक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जंक नहीं है। इसके बारे में बहुत चीजें अब हमें पता चल रही हैं, और ये तो तय है कि कम से कम इसका एक स्ट्रक्चरल रोल जरूर होगा और ये भी इनहेरिट होता होगा। हो सकता ये तय है कि ये प्रोटीन के लिए क्या नहीं करता है, कोड नहीं करता है, लेकिन फिर भी इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन आवर सेल्स एंड इट विल आल्सो बी इनहेरिटेड। तो इसको जंक नहीं कहना चाहिए। ये जो जंक है, ये एक नैरोली इस्तेमाल होने वाली टर्म है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। ये जो जंक डीएनए है, इसमें कुछ जगह पर डीएनए में बहुत ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिलती है। इसे आप रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं उस डीएनए की जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है। मेजर पार्ट है डीएनए का, इसको हमने जंक कहा, कहना नहीं चाहिए। हमने ये कहा कि इसके करीब 50% पार्ट में, सो जंक डीएनए के करीब 50% पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और इस जगह को आप क्या कह रहे हैं कि ये काफी क्या है, रेपिटेटिव डीएनए आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन जीनोम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो बेसिकली रेपिटेटिव डीएनए से भरा पड़ा है। एक और चीज समझिए, जब आप डेंसिटी अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन में जब आप डीएनए को रखते हैं, तो जब उसकी पीक्स आप देखेंगे तो मेन डीएनए के अलावा ये जो जंक डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए है, ये अलग पीक्स की तरह सेपरेट हो जाएगा। सो मैं डेंसिटी असिस्टेड सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहा हूं। अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये मेन डीएनए है, सो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पार्ट है रेपिटेटिव डीएनए, ये अलग पीक्स की तरह क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसको अभी हम एक टाइप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं सैटेलाइट डीएनए। देखिए, मैं सैटेलाइट क्रोमोसोम नहीं कह रहा हूं, सैटेलाइट डीएनए कह रहा हूं। सो ये जो सैटेलाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट पीक है जब आप ये सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये पार्ट बिल्कुल आराम से इस सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से मेन डीएनए से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसमें रिपीटेटिव डीएनए में आप एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये देखेंगे। तो चलिए इस रिपीटेटिव डीएनए के बारे में बात करते हैं। सो ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसमें आप ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, या तो अलग अलग जगह पर है, एक साथ नहीं है, इंटरस्पर्स्ड है, फैली हुई है जीनोम में कई जगह पर। सो इसका मतलब यह हुआ कि ये सीक्वेंसेस कैसी हैं, इंटरस्पर्स्ड हैं। सो एक साथ नहीं है, और मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, इंटरस्पर्स्ड। और ये दो तरह की होती हैं, काफी लंबी सीक्वेंसेस, इनको आप कहेंगे लाइंस, और लॉन्ग इंटरस्पर्स सीक्वेंसेस, और अगर छोटी हैं तो इनको आप कहेंगे साइंस या शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड सीक्वेंसेस। लेकिन कुछ जगह पर सीक्वेंसेस एक साथ हैं, इन टेंडम है। सो एक साथ का मतलब यह हुआ कि एक के बाद एक सेम सीक्वेंस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ATGCAT,
मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और यही सीक्वेंस फिर एक बार यहां पर आप देख रहे हैं ATGC सो ये आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रही है, ये सीक्वेंस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सो ये हम कह रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए है और ये सीक्वेंस लेकिन इन टेंडम रिपीट है, एक ही जगह पर बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको हमने क्या कहा कि ये क्या हो सकती हैं, टेंडम रिपीट्स हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है इंटरस्पर्स और टेंडम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब डिपेंड करता है कि ये कितने बेसिस की है। सो आप ये देख रहे हैं यहां पर ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ये 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर ये 6 से छोटी होती, अगर ये 6 से छोटी होती या 6 तक होती सो हम इसको कहते माइक्रो सैटेलाइट। सो देखिए अब मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, डिपेंडिंग ऑन द ATGC रेशो। ATGC रेशो पर आप जानते हैं एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सो वो जो पीक्स आ रही थी डिफरेंट, वो भी ATGC कंटेंट पर डिपेंड करेगा। आप समझ सकते हैं कि जब हम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो ATGC भी ये डिसाइड करेगा कि कौन सी पीक कितनी कितनी बड़ी आएगी। सो हमने ये कहा, एक को हमने कहा माइक्रो और एक को हमने ये कहा मिनी सैटेलाइट। हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो मिनी सैटेलाइट है इसमें करीब आप ये समझिए कि 6 से ज्यादा 9 से लेकर के 100 तक न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस इसमें होती है। नॉर्मली दिस इज द नंबर 9 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स और इनका रिपीट हो रहा है और ये रिपीट 5 से 50 बार होता है। इस चीज को आप कहते हैं मिनी सैटेलाइट। सो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहां पर माइक्रो सैटेलाइट में नंबर कम है न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन वो भी 5 से 50 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मिनी सैटेलाइट में जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 से 50 बार। और इन मिनी सैटेलाइट्स को ही हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। ये शब्द देखिए VNTR, और VNTR की फुल फॉर्म समझिए, वेरिएबल नंबर। और आगे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वेरिएबल नंबर के बारे में हम अभी बात करेंगे। अब हमने कहा ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का है और जो बहुत बड़ा है उसको आप मेगा या केवल क्या कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं। सो पहले तो आपके सामने मैंने रेपिटेटिव डीएनए की क्या करी है, एक क्लासिफिकेशन की है। और हम ये कह रहे हैं कि जिस टेक्निक की हम चर्चा करेंगे, जो सबसे पहले पायनियर एलेक्स जेफरीज ने की थी, जिसको एलेक्स जेफरीज ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो बड़े ध्यान से समझिए, उसको हम कहते हैं RFLP। इसका मतलब हुआ रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और उसमें हम जो मार्कर्स जिनकी मैं शुरू में बात कर रहा था, जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके हम पर्टिकुलर डीएनए का क्या बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, उन मार्कर्स को हम VNTR कहते हैं। VNTR को आप क्या कहते हैं, मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं। मिनी सैटेलाइट्स में मैंने आपसे कहा कि कुछ न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट एक साथ हो रही है।